11 जून 1962 की रात अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल में से 3 कैदी गायब हो जाते हैं। It was a legendary escape from a place that was supposed to be inescapable. 55 years ago this month, 3 men pulled off the impossible, breaking out of Alcatraz. एल्केट्राज फेडरल प्रिजन जो सैन फ्रांसिस्को बे में आइसोलेटेड टापू पर बनी हुई है, जहां से कभी कोई भाग नहीं पाया था, लेकिन उस रात 3 मास्टरमाइंड ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया और एक ऐसी मिस्ट्री को जन्म दिया जो आज भी 60 साल बाद अनसॉल्व्ड है। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने क्या सच में अमेरिका की सबसे मजबूत जेल को हरा दिया था, या फिर सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी में उनकी मौत हो गई? एल्केट्राज आइसलैंड, जिसे द रॉक के नाम से जाना जाता था, पैसिफिक ओशियन में सैन फ्रांसिस्को से 1.5 माइल्स दूर था। ये जेल 1934 में खुली थी और यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जेल अथॉरिटीज का दावा था कि यहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल है। चारों तरफ ठंडा पानी, दीवारों की फेंसेस पर लगा हाई वोल्टेज करंट और शार्क के बीच से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। 29 साल में 36 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन या तो सबको पकड़ लिया गया या फिर उन्हें शूट कर दिया गया। सिर्फ 1962 के अटेम्प्ट का कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं मिला। फ्रैंक ली मॉरिस 1955 की लुइसियाना बैंक रॉबरी में से पकड़ लिया जाता है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कई सारी जेलों से भागने की वजह से जनवरी 1960 में से एल्केट्राज ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बंदा कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। इसका आईक्यू लेवल 133 था, जो जीनियस लेवल मानी जाती है। फ्रैंक मॉरिस 11 साल की एज में अपने पेरेंट्स को खो चुका था। फॉस्टर होम्स में पलते हुए 13 साल की एज में पहली बार चोरी करते पकड़ा गया था। 16 साल की एज तक कई बार जुवेनाइल जेल जा चुका था। मॉरिस को उसकी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था और उसी ने इस प्लानिंग में लीड किया। फेडरल ऑफिसर्स उसे हाईली इंटेलिजेंट कंसीडर करते थे और इसी वजह से उसको एल्केट्राज ट्रांसफर किया गया। मॉरिस के साथ जॉन एनी लेट 1960s में एल्केट्राज आता है। फिर उसका छोटा भाई क्लियरेंस एंगलिन, उसको भी अर्ली 1961 में एल्केट्राज ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये तीनों एक दूसरे को पुरानी जेल से जानते थे। एंगलिन ब्रदर्स जॉर्जिया से थे और बैंक रॉबरी करने में माहिर थे। दोनों भाई पहले भी कई और जेलों में रह चुके थे और वहां से भागने की कोशिश कर चुके थे। इसी वजह से इन लोगों को यहाँ ट्रांसफर किया गया था। ये 3 ही लोग यहाँ से भागने में कामयाब हुए, लेकिन इस प्लानिंग में एक और भी शख्स था जो यहाँ से भाग नहीं पाया। ये चौथा मेंबर था एलन वेस्ट। मॉरिस के आने से पहले एल्केट्राज के सी ब्लॉक में था। वेस्ट बहुत एक्सपीरियंस क्रिमिनल था और उसी ने मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के यहाँ से भागने में मदद की। प्रिजन का स्ट्रक्चर, गार्ड रूटीन, जेल के वीक पॉइंट्स के बारे में एलन वेस्ट को सब कुछ अच्छे से पता था। जेल के रूल्स के हिसाब से कैदियों को शुरुआत में अलग अलग ब्लॉक्स में रखा जाता था, जिससे कि कोई गैंग या भागने की प्लानिंग ना बना सके। मॉरिस को बी ब्लॉक की सेल में रखा गया और एंगलिन ब्रदर्स को सी ब्लॉक की सेल में। जेल में टाइम के साथ साथ अच्छा व्यवहार करने पर कैदियों को ट्रांसफर या सफल कर दिया जाता था। एंगलिन ब्रदर्स के अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें बी ब्लॉक की सेल में ट्रांसफर कर दिया गया और एलन वेस्ट भी बाद में बी ब्लॉक की सेल में आ गया। अब ये चारों बी ब्लॉक की सेल में एक दूसरे के पास थे। ये फोरमैन टीम एक्सीडेंटली नहीं बनी थी। मॉरिस का दिमाग, एंगलिन ब्रदर्स का करेज और एलन वेस्ट की टेक्निकल नॉलेज एक परफेक्ट एग्जांपल था यहाँ से भागने के लिए, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था एलन वेस्ट के लिए। ये लोग यहाँ से भागने का प्लान दिसंबर 1961 में स्टार्ट करते हैं। मॉरिस नोटिस करता है कि सेल की वॉल्स, जो कंक्रीट और स्टील बार से बनी थी, वहां पर सदियों से मॉइस्चर और साल्टेड एयर की वजह से वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। हर रात लाइट ऑफ होने के बाद ये लोग अपने सेल की पिछली दीवार को खोदते थे, लेकिन ये सब किया कैसे? प्रिजन किचन से चुराए गए स्पूनों को नुकीला करके उन्हें ड्रिल की तरह यूज करते थे। ये प्रोसेस स्लो था। हर नाइट सिर्फ थोड़ा सा ही कंक्रीट और मोर्टार निकाल सकते थे। डस्ट और गड्ढे को छुपाने के लिए मॉरिस ने एक इग्निशियस प्लान बनाया। साबुन और सीमेंट पाउडर को मिक्स करके ओरिजिनल दिखने जैसी एक वाल बनाई और उसी से दिन में होल को सील कर देते थे। इस प्लान का सबसे डेंजरस पार्ट था कि गार्ड्स को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। हर रात इंस्पेक्शन होती थी। अगर गार्ड्स को शक हो जाता तो पूरा प्लान फेल हो जाता। इसके लिए टीम ने डमी हेड्स बनाए, कॉटन सीट, साबुन, पेंट और असली इंसानी बालों से। जेल में कैदियों के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम भी थे और उसी का फायदा इन लोगों ने अपने सेल की दीवार को खोदने में किया। म्यूजिक के शोर में ये लोग अपने सेल की दीवार में छेद किया करते थे। 6 महीने तक यही प्रोसेस चलता रहा। हर रात ये चार अपने सेल की दीवार को खोदते, जो कंक्रीट और पाउडर निकलता उसे अगले दिन अपने पेंट और जूतों में भरकर यार्ड में गिरा देते थे। फ्रैंक मॉरिस, जो जेल में लाइब्रेरियन का काम करता था, उसे लाइब्रेरी में रेनकोट से इन्फ्लेशन वेस्ट और राफ्ट बनाने का आइडिया आता है और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन, जिससे राफ्ट में हवा भरने के लिए पंप बनाया गया। 11 जून 1962 की रात फाइनली एक्शन का टाइम आ गया। इवनिंग काउंट के बाद जब लाइट ऑफ हुई तो टीम ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया।
ये लोग अपने डमी हेड्स को बिस्तर पर इस पोजीशन में रखते हैं कि जिससे गार्ड्स को इन पर कोई भी शक ना हो। और फिर मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स सक्सेसफुली अपनी सेल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एलन वेस्ट अभी भी अपनी सेल में ही फंसा हुआ था। वेस्ट ने अपने सेल के गड्ढे को ढकने के लिए उसमें सीमेंट लगा दिया था जो सेट हो गया था। ये तीनों वेस्ट को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं और वर्कशॉप से जरूरी सामान लेकर प्राइमरी फेंसिंग की वायर कट करके पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। ये एक डेंजरस मूव था, एक गलत कदम और सीरियस इंजरी हो सकती थी। 15 मिनट बाद एलन वेस्ट अपनी सेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तीनों यहाँ से निकल चुके थे। वेस्ट अपनी सेल में वापस आ जाता है। अगले दिन 12 जून 1962 को मॉर्निंग चेक के टाइम गार्ड्स को पता चलता है कि 3 कैदी गायब हैं। सेल में जाकर देखा गया तो वो डमी हेड उसी पोजीशन में थे। गार्ड्स को लगता है कि कैदी अभी भी सो रहे हैं, लेकिन उन्हें हिलाने पर वो डमी हेड जमीन में गिर जाते हैं। जब इस मामले की जांच की गई तो एलन वेस्ट से पूछताछ की जाती है। जैसे ही पता चलता है कि 3 कैदी भाग गए, इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। कोस्ट गार्ड, एफबीआई, लोकल पुलिस सब उनको मिलकर ढूंढने में निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर, बोट्स, ग्राउंड टीम सबने बे एरिया को सर्च किया, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? राफ्ट के पीसेस, लाइफ जैकेट और पर्सनल आइटम्स एंजेलो आइसलैंड पर मिलते हैं। वेस्ट के स्टेटमेंट के अनुसार इन लोगों का एंजेलो आइसलैंड से गाड़ी और कपड़े चुरा कर निकलने का प्लान था, लेकिन उस रात उस पूरे इलाके में कोई भी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। एफबीआई ने 1979 में ऑफिशियली इस केस को यह कहकर क्लोज कर दिया कि समुद्र के ठंडे पानी और ऊंची लहरों में उन लोगों की जान चली गई। वो कभी एल्काट्राज आइसलैंड को पार ही नहीं कर पाए, लेकिन इस बात का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। 1963 में परमानेंटली जेल को बंद कर दिया गया, स्पेशली एस्केप अटेम्प्ट की वजह से। एल्काट्राज आइसलैंड आज के टाइम एक पॉपुलर डेस्टिनेशन प्लेस है। विजिटर्स को डमी हेड और सेल्स दिखाए जाते हैं और इस पूरे एस्केप का रूट बताया जाता है। हॉलीवुड में इस एस्केप पर एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज नाम से एक मूवी भी बनाई गई है, लेकिन जो भी सच हो, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने प्रूव कर दिया कि एल्काट्राज जैसी जेल से भी एस्केप पॉसिबल है। उनकी हिम्मत, इंटेलिजेंट और उनका डिटर्मिनेशन इस प्लान का एक लीजेंडरी हिस्सा था और इसी वजह से ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स सच में वहां से निकल पाए या फिर सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी में उनकी मौत हो गई? 11 जून 1962 की रात ने अमेरिका की क्रिमिनल हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर ऐड किया जो आज भी क्लोज नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।